हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हम राजस्थान के किले यानी कि फोर्टों के बारे में पढ़ रहे थे। आज की हमारी क्लास किलों से संबंधित ही है। जो हमारे किले रह गए थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए हम किलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं सबसे पहले हम जैसलमेर के किले की। जैसलमेर फोर्ट। तो जो जैसलमेर का जो किला है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो जैसलमेर का जो किला है, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके राव जैसल ने। राव जैसल। अब क्या है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पहाड़ों को मेरू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेरू बोला जाता है। तो मेरू से यानी कि ये पहाड़ पर बना हुआ किला है। कौन सा? जैसलमेर। तो ये बना हुआ है आपका तिखुनी पहाड़ी पर। तिखुनी बोल सकते हैं, तिखुनी यानी कि ट्रायंगल पर बना हुआ किला है, इस तरीके से। तो इसी कारण जैसलमेर का जो किला है वो तिखुनी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पे? तिखुनी पहाड़ी पर बना हुआ है। आगे बात करें तो यह 250 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ किला है। कितनी पर? 250 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ किला है। निर्माण करवाया आपका राव जैसल ने। कब करवाया? 1155 ईस्वी में करवाया। कब करवाया था दोस्तों? 1155 ईस्वी में करवाया था। अब आगे बात करें तो जो जैसलमेर का ये किला है, ये आपका बिना चूने पत्थर से बना हुआ है। यानी कि बिना चूना के बना हुआ है। बिना चूना यानी कि लाइमस्टोन, बिना चूना के बना हुआ है। यानी कि इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। आप सभी को पता होगा कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर चूने का प्रयोग किया जाता तो पानी की आवश्यकता होती, और पश्चिमी राजस्थान में पानी नहीं है। इस कारण इस किले का निर्माण जो हुआ वो केवल पत्थरों से ही हुआ, इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि पहाड़ी को काटकर इस किले का निर्माण किया गया था। आगे बात करें तो यह जो किला है जैसलमेर का, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर 99 बुर्ज बने हुए हैं। कितने? 99 बुर्ज। 99 बुर्ज बने हुए। और प्रत्येक जो बुर्ज है वो आपका कम से कम 30 फीट ऊंचा है। कितना है? 30 फीट ऊंचा बुर्ज है। तो इस कारण इस किले को सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर सर्वाधिक बुर्ज हैं पूरे राजस्थान में। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। बुर्जों वाला दुर्ग। ये बात भी याद रखनी है कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है हमारा? तो जैसलमेर का किला है। आगे बात करें जैसलमेर किले की, तो ये जो किला है इसके बारे में ये कहा जाता है कि यानी कि जो हमारे अबुल फजल हुए, उन्होंने कहा कि इस किले तक पहुंचने के लिए आपके पास पत्थर की टांगें होनी चाहिए। यानी कि इस किले तक केवल पत्थर की टांगों से ही पहुंचा जा सकता है। यानी कि ये इतनी दूरी पर बना हुआ है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास कैसी टांगें होनी चाहिए? पत्थर की टांगें होनी चाहिए। चलिए आगे बात करें तो इस किले को आपको यानी कि स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी के पीछे का कारण ये है क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पीले पत्थरों से बना हुआ है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये सोने के समान चमकता है। किसके समान चमकता है? सोने के समान चमकता है। तो इसलिए इसको किले को क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। आगे बात करें तो शास्त्रों में
इस किले को जैसानगढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? जैसानगढ़ भी कहा गया है। तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? जैसानगढ़ भी हो जाएगा। और जिस पहाड़ी पर यह बना हुआ है उसको गौहरगढ़ पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौहरगढ़। तो इस कारण इसका अन्य नाम गौर हरा गढ़ भी हो जाता है। ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, जब हम इसको दूर से देखते हैं, इस किले को, जैसलमेर के किले को, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई शेर अंगड़ाई ले रहा हो। कैसा लगता है? जैसे कि कोई शेर अंगड़ाई ले रहा हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है दूर से देखने पर। और एक चीज़ और है, जब हम इसको दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे मानो किसी रेत के समंदर में किसी जहाज ने अपने लंगर खोल रखे हों। तो प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा किला है राजस्थान के अंदर जो हमें शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई देता है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा जैसलमेर का किला। कौन सा होगा दोस्तों? जैसलमेर का किला होगा। आगे बात करें तो सबसे अधिक बुर्जों वाला जो किला है वो कौन सा है? हमारा जैसलमेर का किला है। कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? तो 250 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, जैसानगढ़ भी कहा जाता है, और इसको गौरहरागढ़ भी कहा जाता है। तिकोनी पहाड़ी पर बना हुआ है। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए करिए। नेक्स्ट आगे बात करें तो इस किले को सोनार किला भी कहा जाता है। सोनार किला भी कहा जाता है दोस्तों। सोनार किला, इस किले के ऊपर आपके एक डायरेक्टर हुए आपके सत्यजीत रे। कौन? सत्यजीत रे। इन्होंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखी। किस पर? सोनार के किले के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखी इन्होंने। सोनार किले के ऊपर। आगे बात करें तो यह जो किला है आपका जैसलमेर का, इसमें आपके 2.5 साके हुए थे। कितने हुए थे? 2.5 साका। इसमें 2.5 साका हुआ था जैसलमेर के किले में। जो पहला आपका जो साका हुआ था, फर्स्ट साका की बात करें तो पहला जो साका हुआ आपका वो हुआ था 1316 ईस्वी। कब हुआ था दोस्तों? 1316 ईस्वी में हुआ था। और आक्रमण किया था आपके किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यहाँ से देखते हैं। साके की बात करें तो अपन सबसे पहला साका हुआ था आपका 1316 ईस्वी में। आक्रमण किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। और उस समय जो जैसलमेर के जो राजा थे, शासक थे, वो थे आपके मूलराज भाटी। मूलराज मूलराज भाटी। और इनका जो भाई था रतन सिंह। तो रतन सिंह यहाँ पर जो जौहर करती हैं वो करती हैं आपकी मूलराज भाटी की पत्नी। जौहर किया मूलराज भाटी की पत्नी। तो आई बात समझ में? 1316 ईस्वी में फर्स्ट शाखा होता है जैसलमेर का। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है मूलराज भाटी एवं
रतन सिंह ये केसरिया करते हैं और जौहर करती है मूलराज भाटी की पत्नी। तो ये बात याद रखनी है। होता ऐसा है कि जो रतन सिंह होता है ये क्या करता है, जब अलाउद्दीन खिलजी का जो काफिला वहाँ जैसलमेर होकर निकल रहा था, तो उनका जब वहाँ टेंट लगा हुआ था, तो रतन सिंह भाटी अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े चुरा लाता है। क्या चुरा के ले आ जाता है? घोड़े ले आता है वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के काफिले में से। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो वो अपने सैनिक भेजता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे घोड़े हमें वापस दीजिए। तो रतन सिंह कहता है कि भाई हम हमारे पास एक बार आई हुई चीज़ हम वापस नहीं करते कभी भी। तो खिलजी कहता है कि भाई अगर तुम नहीं दोगे तो मैं फिर आक्रमण कर दूंगा आपके ऊपर। तो वो कहता है भले ही आक्रमण कर दे चाहे कुछ भी कर दे, हम घोड़े वापस नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद खिलजी अपनी सेना लेकर जैसलमेर के ऊपर चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है। उस आक्रमण में मूलराज भाटी और रतन सिंह ये केसरिया करते हैं, शहीद हो जाते हैं। और मूलराज भाटी की जो पत्नी होती है वो जौहर करती है। तो इस तरीके से आपका पहला सागा कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं दूसरे सागे की। ये होता है आपका 1358 ईस्वी में, और आक्रमण करता है आपका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक आक्रमण करता है। फिरोज तुगलक आक्रमण करता है और आपके राव दूदा केसरिया करते हैं, और जौहर करती हैं आपकी हिंदू वीरांगनाएं। हिंदू वीरांगना। तो फिरोज तुगलक आक्रमण करता है, राव दूदा आपके केसरिया करते हैं, और हिंदू वीरांगनाएं जौहर करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अर्धशाके की। तो ये होता है आपका 1585 ईस्वी। जो आक्रमण करने वाला होता है वो होता है आपका कंधार का, कंधार का अमीर अली। कौन करता है दोस्तों? कंधार का अमीर अली। और जो केसरिया करते हैं वो होते हैं आपके राव लूणकरण। लूणकरण ये क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। क्या होता है अब बेसिकली, जब ये कंधार का अमीर अली जब आक्रमण करता है, इसकी थोड़ी सी कहानी है कि ये कंधार आपको पता है कि ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो जो अमीर अली होता है इसका भाई इसको कंधार से निष्कासित कर देता है, वहाँ से भगा देता है। तो कंधार से ये सिंध होते हुए, यानी कि सिंध पड़ता है आपके पाकिस्तान के अंदर, तो सिंध होते हुए, और सिंध की सीमा मिल रही है आपकी जैसलमेर से, पश्चिमी राजस्थान से, बॉर्डर से। तो सिंध होते हुए ये आ जाता है जैसलमेर। तो जैसलमेर आके लूणकरण से कहता है कि भाई तुम मेरे, यानी कि उसको बोलते हैं अपन कि तुम मेरे भाई हो। और मुंह बोले भाई इसको बना लेता है, किसको? लूणकरण को। जब मुंह बोला भाई बना लेता है तो लूणकरण, अब राजस्थान की तो ऐसी प्रथा रही है हमेशा से कि कोई भी अगर हमारे यहाँ पर शरण में आता है हमारी में, तो हम उसको अपना मान लेते हैं और उसको शरण दे देते हैं। तो लूणकरण इसको शरण दे देता है। तो ऐसे ही फिर इसके साथ में ये घुल मिल जाता है। घुल मिल जाने के बाद उसके साथ शिकार करता है, खाना खाता है, पीता रहता है, सब कुछ करता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, ये कहता है, कौन? अमीर अली कहता है लूणकरण से कि भाई हम दोनों तो भाई भाई हो गए, लेकिन क्या है कि न तो हमारी बेगमों ने आपकी बेगमों को देखा है, पत्नियों को देखा है, ना आपके परिवार ने हमारे परिवार को देखा है। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम दोनों के परिवार भी मिल जाएं। तो लूणकरण कहता है कि ऐसा करते हैं कि हमारे परिवार में 4 दिन बाद या 5 दिन बाद शादी है, तो ऐसा करो कि सारे पुरुष तो चले जाएंगे शादी में, तो फिर उसके बाद ऐसा करना, आप कंधार जाना और अपनी बेगमों को जैसलमेर दिखाने के लिए ले आना। तो उससे क्या है कि हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को मिल लेंगी। ऐसा ही होता है। कंधार जाता है,
यानी कि कंधार तो नहीं जाता क्योंकि वहां से तो ये निष्कासित था, लेकिन जहां भी इसका रहने का ठिकाना था वहां ये पहुंचता है और अपनी महिलाओं से यानी कि बेगमों से कहता है कि ऐसे ऐसे वहाँ जैसलमेर का किला देखने चलना है और वहाँ के लोगों से मिलना है। तो जब ये बात वहाँ पर रखता है तो वहाँ के जो पुरुष पुरुष होते हैं यानी कि वहाँ के जो सेनापति इसके जो होते हैं सैनिक, उनमें से एक बंदा दिमाग लगाता है। वो कहता है कि जब सारे पुरुष शादी में चले जाएंगे तो केवल महिलाएं बची, तो महिलाओं पर हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं, यानी कि उनको आसानी से मारकर हम जैसलमेर के किले पर कब्जा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आक्रमण कर दें जैसलमेर के ऊपर। तो वो कहता है लूणकरण कि लूणकरण नहीं सॉरी अमीर अली, कि भाई देखो उसने मेरे को अपना धर्म का भाई माना है तो मैं उसके साथ में ऐसा नहीं करूँगा। तो वो सेनापति कहते हैं उसके कि भाई यहाँ तो खाने के लाले पड़ रहे और तू भाई बनाता घूम रहा है। तो हाँ ये जो फिलॉसफी है ये यहाँ मत झाड़ और मैं जो कह रहा हूँ वैसा कर। तो फिर अमीर अली भी सहमत हो जाता है, माने कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं। तो फिर वे क्या दिमाग लगाते हैं कि वो पालकी तैयार करवाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब कहीं आना जाना होता है तो महिलाएं पालकी से ही आती जाती थी उस टाइम पे। तो पालकियों में बैठकर 150 पालकी तैयार की जाती है, दो दो पुरुष उनमें बैठाए जाते हैं और 4 पुरुष उनको उठाने वाले। तो लमसम करके 1000 के आसपास पुरुष हो जाते हैं, सैनिक हो जाते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं जैसलमेर तो जो गेट कीपर होता है, गेट कीपर तो थे वो नहीं गए थे शादी में, तो होंगे 50-60 के आसपास गेट कीपर। तो वहीं पे उसको शक हो जाता है तो वो कहता है कि भाई ऐसा है, मेरे को शक हो रहा है कि तू इसमें दिखा, इसमें महिलाएं नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है पालकी के अंदर। तो गेट कीपर जब बोलता है उसको तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो पकड़े गए, अगर इसको अगर पता चल गया तो ये सारे गेट बंद करवा देगा तो फिर घुसेंगे कैसे किले में, तो मिशन फेल हो जाएगा। तो फिर उस समय क्या करते हैं वो सारे पालकी में से बाहर आकर और वहीं से मार काट करना चालू कर देते हैं। अब हमारी हिंदू परंपरा के अंदर यानी कि राजपूती परंपरा के अंदर क्या हुआ करता था कि जब कोई आक्रमण कर देता था और बचाव का कोई रास्ता नहीं होता था तो महिलाएं जौहर करती थी। लेकिन जब आक्रमणकारी गेट पर आ गया, किले में घुसने वाला है, तो अब जौहर करने का तो समय था ही नहीं, ना ही आग जलाने का समय था, क्योंकि जौहर करने से पहले यज्ञ किया जाता था और यज्ञ के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। अब तत्काल प्रभाव से न तो आग जलाई जा सकती थी न यज्ञ किया जा सकता था। और उनको पता था कि अगर ये इन्होंने अगर जैसलमेर पर कब्जा कर लिया तो ये हमें अपने साथ ले जाएंगे और साथ ले जाएंगे तो फिर हमारी यानी कि मान लो कि हमारा जीवन खराब कर देंगे। तो उस तरीके से तो फिर उन्होंने जो गेट कीपर थे जो लोग वहाँ पे थे किले के अंदर उनको आदेश दिया कि तुम ऐसा करो कि तुम हमें यहीं पे तलवार से ही मार दो। तो एक जगह सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और उनको तलवार से काट दिया जाता है सभी को। फिर उसके बाद में युद्ध होता है और युद्ध में स्वाभाविक सी बात है क्योंकि जब कोई सेना थी ही नहीं किले के अंदर तो रक्षा कौन करता, सभी लोग मारे जाते हैं। इसलिए इस जो तीसरा से जो शाखा होता है इसको अर्ध शाखा कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता। इसको 1550 ईस्वी वाले। तो आक्रमण कौन करता है, कंधार का अमीर अली और केसरिया कौन करते हैं, राव लूणकरण। ये बात याद रखनी है। चलिए करिए नोट इसको। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ फैक्टों के बारे में इसमें। जैसे कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार मिलता है। किसमें मिलता है, जैसलमेर के किले में, जिसको क्या कहा जाता है, जैन भद्रसूरी भंडार। इस किले में इस किले में हस्तलिखित हस्तलिखित ग्रंथों एवं
चित्रों का भंडार मिलता है। मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? जैन भद्रसूरी भंडार। जैन भद्र सूरी। आगे बात करें तो इस किले पर 2009 में 2009 में इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस किले में दोहरा परकोटा बना हुआ है। परकोटा बना हुआ है, जिसे कमरकोट कहा जाता है। कहा जाता है। आगे आगे हम बात करें इस किले को इस किले को उत्तरी सीमा का उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। प्रहरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुगलों ने आक्रमण किए वो उत्तर दिशा से ही किए थे, तो इस कारण इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इसके अंदर बामन जिनालय बामन जिनालयों में से 8 जिनालयों में 6600 6600 जैन मूर्तियां हैं। यानी कि 52 जिनालयों में से 8 जिनालयों में 6600 मूर्तियां हैं। और अंत में बात करें तो जैसलमेर के किले के बारे में कहा जाता है, बहुत अच्छी युक्ति है, इसकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियो सिर तो जैसलमेर। क्या कहा जाता है दोस्तों जैसलमेर के बारे में? कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो और अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो भाटियो सिर तो जैसलमेर। चलिए करिए नोट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मेहरानगढ़ के किले। मेहरानगढ़ आपको पता है कि मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में। तो इस किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? राव जोधा ने करवाया था। ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है।
किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा? मेहरानगढ़ किला। और बात करें तो इस किले को मोरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि भी इस किले को कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करें इस किले की, तो जो मेहरानगढ़ का जो किला है ये आपका मोर की आकृति में बना हुआ है। कैसी आकृति में बना हुआ है? मोर की आकृति में बना हुआ किला है। चलिए बात करते हैं निर्माण की। तो निर्माण करवाया आपके राव जोधा ने। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह सिडिया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कई बार पूछा गया है प्रश्न यहाँ से, सिडिया टूक पहाड़ी पर। नेक्स्ट बात करें तो इस किले को मोरध्वजगढ़, मोरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यह मोर की आकृति में बना हुआ है, मोर की आकृति में बना हुआ है। बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस किले के अंदर आपके कीरत सिंह की छतरी बनी हुई है, कीरत सिंह की छतरी। चलिए करिए नोट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें धन्ना बाब की छतरी भी है स्थित है, धन्ना बाब की छतरी, छतरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें भूरे खां की मजार भी स्थित है। किसकी मजार स्थित है? भूरे खां की मजार। और जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है चामुंडा माता का मंदिर, इसमें चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है। करिए नोट। तो निर्माण करवाया आपके राव जोधा ने, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, मोरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि इसको कहा जाता है। और यह मोर की आकृति में बना हुआ किला है। इसमें कीरत सिंह की छतरी बनी हुई है, धन्ना बाब की छतरी बनी हुई है, भूरे खां की मजार भी स्थित है, और आपके चामुंडा माता का मंदिर भी स्थित है। किस किले में? आपके मेहरानगढ़ किले में, जो कहाँ स्थित है? आपका जोधपुर में। करिए नोट। नेक्स्ट हम बात करें तो एक हमारे आर्किटेक्ट हुए रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने कहा कि ये किला ऐसा लगता है कि इसको देवताओं या परियों द्वारा बनाया गया हो। किस किले को? मेहरानगढ़ के किले को। यानी कि ये जिस तरीके से बना हुआ है वैसा किसी मानव द्वारा बनाना इसको असंभव प्रतीत होता है। तो जो रुडयार्ड किपलिंग हुए उन्होंने कहा कि यह हमें ऐसा लगता है जैसे मानो देवताओं या परियों द्वारा बनाया गया हो। किसका कथन है ये? रुडयार्ड किपलिंग का कथन है। इसका जो प्रवेश द्वार है मेहरानगढ़ के दुर्ग का, किले का दोस्तों, उसको जयपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपोल कहा जाता है। और इस किले के अंदर मुख्य रूप से कई सारी तोपें भी रखी हुई हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं दोस्तों। उनको देखते हैं चलिए। आगे बात करें प्रवेश द्वार की। प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार को कहा जाता है आपके जयपोल। नेक्स्ट हम बात करें अंदर रखी हुई तोपों के बारे में। तो वो है आपकी शंभू बाण, शंभू बाण
भवानी, भवानी, बिच्छूवाड़, बिच्छूवाड़, गजक, आगे है आपकी शंभुवाड़, भवानी, बिच्छूवाड़, गजक और हो जाएगी आपकी गुब्बार, गुब्बार, नुसरत, नुसरत। ये कुछ मुख्य तोपें हैं जो कि कहाँ रखी हुई हैं, आपके मेहरानगढ़ के किले में रखी हुई हैं। शंभुवाड़, भवानी, बिच्छूवाड़, गजक, गुब्बार और नुसरत। चलिए करिए नोटिस। इस किले के अंदर दोस्तों आपके मानसिंह पुस्तकालय भी स्थित है। कौन सा? मानसिंह पुस्तकालय, ये भी इंपॉर्टेंट है पुस्तकालय। श्रृंगार चौकी भी स्थित है इसमें, श्रृंगार चौकी। और रानीसर तालाब भी स्थित है, रानीसर तालाब। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों रानीसर तालाब का आपकी हाड़ी रानी, हाड़ी रानी जसमा देने, जसमा देने। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रानीसर तालाब आपका किस किले के अंदर स्थित है, तो आपके मेहरानगढ़ के किले के अंदर स्थित है। श्रृंगार चौकी, मानसिंह पुस्तकालय, ये सारे भी कहाँ हैं? आपके मेहरानगढ़ के किले के अंदर स्थित है। करिए नोट इन्हें। आगे बात करते हैं दोस्तों सज्जनगढ़ अभयारण्य की। कौन सा? सज्जनगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ किला। सज्जनगढ़ के किले की बात करें तो ये आपको पता है कि उदयपुर में है। ये कहाँ पर है? उदयपुर, उदयपुर में स्थित है। और सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंदर स्थित है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि मेवाड़ का मुकुटमणि किस किले को कहा जाता है, तो आपके सज्जनगढ़ के किले को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? सज्जनगढ़ के किले को कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था वो सज्जन सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? सज्जन सिंह जी ने करवाया था। वर्तमान में यह आपका वायरलेस केंद्र बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है? वायरलेस केंद्र बना हुआ है वर्तमान के अंदर। चलिए मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो निर्माण सज्जन सिंह ने, मेवाड़ का मुकुटमणि, मुकुटमणि कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसे वर्तमान में, वर्तमान में यह वायरलेस केंद्र है, वायरलेस केंद्र है। करिए नोट। एक पॉइंट और लिख लीजिए, सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित है। सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित है, अभयारण्य में स्थित है।
तो आई बात समझ में दोस्तों। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण करवाया सज्जन सिंह जी ने। ये मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। वर्तमान में यह एक वायरलेस केंद्र बना हुआ है और यह सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंदर स्थित है। करिए नोट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चूरू के किले की। चूरू का किला, यह किला इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कई बार ये मान लो आरपीएससी हो या राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, उसके अंदर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बनता है यहाँ से कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है। दोस्तों वो किला कौन सा है आपका? चूरू का किला है। कौन सा किला है? चूरू का किला है। ये जो किला है चूरू का, इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों? ठाकुर। निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया आपके ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह ने। होता क्या है कि 1814 ईस्वी में जो सामंत शिवजी थे, कौन? सामंत शिवजी, उनके ऊपर अंग्रेज और बीकानेर के राजा दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो जब किले के अंदर गोला बारूद खत्म हो गए, सारे गोला बारूद खत्म हो जाते हैं, तो उस समय जो चांदी के आभूषण थे या चांदी की जो ईंटें थी, जो भी चांदी से संबंधित जो भी आभूषण थे, उनको पिघलाकर और तोपों में भरकर इनके ऊपर दागा जाता है। और उस युद्ध में हालांकि ये जीत नहीं पाते हैं, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से अपनी वीरता का परिचय दिया। और ये यानी कि मातृभूमि के लिए, यानी कि मातृभूमि की रक्षार्थ इन्होंने चांदी सोने जो भी हुआ वो सब कुछ करने को ये तैयार हो गए। तो कितना मातृभूमि से प्रेम था, ये हमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं। तो निर्माण करवाया ठाकुर कुशाल सिंह ने 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में सामंत शिवजी सिंह पर बीकानेर एवं एवं अंग्रेजों द्वारा सम्मिलित सम्मिलित रूप से चूरू, सम्मिलित रूप से इस किले पर इस किले पर आक्रमण किया गया। आक्रमण किया गया। उसी समय समय चांदी के गोले दागे गए। ये बात याद रखनी है दोस्तों। यानी कि 1814 ईस्वी में सामंत शिवजी पर बीकानेर की सेना और अंग्रेजों की सेना दो सम्मिलित रूप से मिलकर चूरू के किले पर आक्रमण करती है। तो उसी समय यहाँ पे चूरू के चांदी के गोले दागे गए थे। तो जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है दोस्तों यहाँ पर, यह इस किले को इस इस किले को इस किले को चांदी के गोले दागने वाला दागने वाला दागने वाला दागने वाला
किला कहा जाता है? कौन सा किला कहा जाता है? चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है इसको। इस किले के अंदर, इस किले में गोपीनाथ जी का मंदिर स्थित है। गोपीनाथ जी का मंदिर स्थित है। ये बात भी याद रखनी है। कौन सा मंदिर स्थित है इसमें? गोपीनाथ जी का मंदिर स्थित है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं दौसा के किले की। दौसा का किला। तो दौसा का जो किला बना हुआ है दोस्तों, ये देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसकी जो आकृति है वो छज्जे के समान है। किसके समान है? छज्जे के समान इसकी आकृति है, कि दौसा के किले की। और देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। यह जो किला है आपके कछवाहा शासकों की राजधानी हुआ करता था। कहाँ की राजधानी? यानी कि जो जयपुर के नरेश कछवा कछवा वंश से संबंधित थे जो, उनकी राजधानी कौन सी रहा करती थी? यानी कि दौसा का किला। चलिए, सबसे पहले बात करें तो यह देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, ये इसकी जो आकृति है, आकृति छज्जे के समान है। आकृति छज्जे के समान या सूप के समान। सूप के समान। नेक्स्ट बात करें तो यह कछवाहा शासकों की, कछवाहा शासकों की राजधानी हुआ करता था। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। यानी कि ये देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, और इसकी आकृति सूप के समान या छज्जे के समान है, और एक कछवा शासकों की राजधानी हुआ करता था। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऊंटाला किला। ऊंटाला किला। ऊंटाला किला की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जो किला है आपका वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। और इसकी जो सबसे, जहाँ यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो हराबल प्रतियोगिता हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी? जो हराबल प्रतियोगिता हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि चूड़ावत और जो सक्तावत थे, जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, उनकी जो हराबल प्रतियोगिता थी वो इसके अंदर हुई थी, ऊंटाला किला के अंदर हुई थी। यानी कि सबसे पहले तो बात करें, यह है आपके वल्लभ नगर उदयपुर में बना हुआ है। वल्लभ नगर कहाँ बना हुआ है? वल्लभ नगर, वल्लभ नगर उदयपुर में। सेकंड हम बात करें तो हराबल प्रतियोगिता हुई थी आपकी इसमें। हराबल प्रतियोगिता किसके मध्य हुई थी? तो चूड़ावत और सक्तावतों के मध्य। के मध्य।
और इस हरावल प्रतियोगिता के अंदर चूड़ावतों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? चूड़ावतों की विजय हुई थी। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। भैंस रोडगढ़ दुर्ग। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह किला आपका चित्तौड़ में बना हुआ है। और जो प्रश्न बनता है यहाँ से वो ये बनता है कि राजस्थान का वेल्लोर किसको कहा जाता है? तो आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसकी। स्थिति देखें। स्थिति चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। करिए नोटिस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगला किला है हमारा नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सबसे पहले बात करें कि इसका नाम नाहरगढ़ क्यों रखा गया। तो एक नाहर सिंह नाम के जो भूमिया जी थे, यानी कि एक देवता ऐसे माने जाते हैं, इनके नाम की ऐसी मतलब एक मान्यता है कि यहाँ पर ये जो जब किला बनाया जा रहा था तो हर बार बनाते और हर बार काम रुक जाता। तो यहाँ पे विघ्न उत्पन्न हो रहा था। तो फिर यहाँ पर क्या है, कुछ जो हमारे संत लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे किला नहीं बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले इसका इस भूमि का शुद्धिकरण किया जाएगा। जब शुद्धिकरण किया गया तो पता चला कि यहाँ पर एक नाहर सिंह भूमिया नाम का एक व्यक्ति थे जिनकी ये भूमि थी। तो उनको सबसे पहले खुश करना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पर ये किले की नींव रखी जाएगी। तो इस कारण इस किले का जो नाम रखा गया वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया। तो जो नामकरण हुआ वो किसके नाम पर हुआ? नामकरण। नामकरण नाहर सिंह। नाहर सिंह भूमिया। निर्माण करवाया आपके सवाई जय सिंह। जय सिंह। आगे बात करें तो इस नाहरगढ़ किले के अंदर इसको यानी कि जयपुर का यह जो किला है नाहरगढ़, यह जयपुर के मुकुट के समान दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जयपुर के मुकुट के समान। ऐसे लग रहा हो जैसे मानो जयपुर शहर ने मुकुट पहन रखा हो। तो ये जयपुर के मुकुट के समान, जयपुर के मुकुट के समान दिखाई देता है। समान दिखाई देता है दोस्तों। इस किले के अंदर यानी कि आपके नाहरगढ़ किले के अंदर आपके मान सिंह जी ने 9 महल बनवाए थे। कितने बनवाए थे? 9 महलों का निर्माण करवाया था। और 9 महल एक जैसे बनवाए थे जो उनकी दासियां थी उनके लिए। यानी कि मान सिंह जी ने इस किले में इस किले में 9 महल एक समान एक समान अपनी दासियों के लिए दासियों के लिए
बनवाए। नेक्स्ट बात करें तो इस किले को सुदर्शनगढ़ सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है, गढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस किले के अंदर महाराजा महाराजा जगत सिंह महाराजा जगत सिंह की प्रेम का यानी कि इस किले के अंदर महाराजा जगत सिंह की प्रेम का रसक कपूर रसिक कपूर प्रेम का रसिक कपूर को बंधक बनाकर, कैसे बंधक बनाकर रखा गया था, बंधक बनाकर रखा गया था। तो नामकरण हुआ था आपके नाहरसिंह भूमिया के नाम पर, निर्माण करवाया था इसका सवाई जयसिंह जी ने। जयपुर के मोट के समान दिखाई देता है। मानसिंह जी ने इस किले में एक जैसे 9 महल बनवाए थे अपनी दासियों के लिए। इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और महाराज जगत सिंह की जो प्रेमिका थी रसिक कपूर, उसको इस किले में बंदी बनाकर रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आमेर के किले की। आमेर किला जयपुर। चलिए इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।